भाग 23 आत्म परिवर्तन। पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्र प्रकाश को 30 रुपए प्रति माह की ट्यूशन करने के सिवाय और कुछ ना सूझा। उसकी माता तो पहले ही मर चुकी थी। इस साल पिता का भी देहांत हो गया। ठाकुर साहब ने रहने के लिए मकान भी दे दिया था। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और सभी जरूरी सामान उसमें उपलब्ध थे। ऐसा मकान 20 रुपए से कम पर ना मिलता। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ठाकुर और ठकुरायन दोनों चंद्र प्रकाश का बहुत आदर करते थे। उसे अपना लड़का समझते थे। अपने हर काम में उसे सलाह लिया करते थे। संध्या का समय था। चंद्र प्रकाश बच्चों को पढ़ाकर जाने लगा तो ठकुरायन ने कहा, अभी ना जाओ बेटा, तुमसे कुछ सलाह लेनी है। उससे भीतर ले जाकर ठकुराइन रमा देवी बोली, बीरू का ब्याह कर दूं? एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। प्रकाश बोला, जैसा आप उचित समझे। सब तैयारियां तुम ही करोगे, यह समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथ में था। देखते देखते एक फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन गया। परंतु जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन विचलित हो उठा। घर आकर अपनी पत्नी चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। चंपा विराग से बोली, ओह, हमें क्या करने हैं? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वह पहने। चंपा ने अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई। रात को दोनों भोजन करके लौटे तो प्रकाश ने फिर से गहनों की बात छेड़ी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने तो बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर और भद्दी दिखने लगती हैं। बातें करते करते चंपा सो गई। रात के 12 बज गए थे, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आ रही थी। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते थे। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट ऊंची दीवार थी जिस पर चढ़कर वह ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले सीढ़ियों से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलता हूँ। अगर वह जाग गए होंगे तो जोर से कहूंगा, मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया कि देखूं वह क्या करता है। संदूक की चाबी मिल गई तो फतेह है, किसी को मुझ पर संदेह भी ना होगा। फिर वह सीढ़ियों से उतरने लगा। उसकी छाती धड़क रही थी, मन घबरा रहा था। धूप निकल आई थी पर प्रकाश अभी भी सो रहा था। तभी चंपा उसे जगाती हुई बोली, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर चोरी हो गई। चोर गहनों की संदूकची उठा कर ले गया। प्रकाश ने लेटे लेटे ही पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी तो नहीं थी। ना जाने कैसे चाबी उड़ा ली। जाने कैसे मालूम हुआ कि संदूक में गहनों की संदूकची है। प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी। मुझे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे थे। बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से और गया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, काम कैसे को। तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाकर चीजें आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत लगती है। ठकुराइन बोली, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है। किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। चोर जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से। तुम्हारी कोठी से भी तो आ सकता है। ठाकुर बोले, हाँ, जरा अपनी कोठी पर तो देखो, शायद कोई निशान मिले। यह सुनकर प्रकाश का दिल धड़कने लगा। तीनों छत पर गए। बीच के मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे पर संकोच के मारे कुछ कह ना सके। प्रकाश के मन ने उनके मन की बात बोल दी। इससे स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया है। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या होगा। माल तो जाना था,
सो गया। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश, आपने कहा, लेकिन मैं तो समझता हूं मेरा दरवाजा 9-10 तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, उधर का रास्ता बंद हो ही जाना, इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। प्रकाश ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही वह सारा दिन वही रहता था। एक दिन उसने चंपा से कहा, एक सेठ के यहाँ 50 रुपए महीने का काम मिला है, मगर वह रुपए मैं उन्हीं के पास जमा कराता जाऊंगा, वह केवल जेवरों पर खर्च होंगे। तब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा ना था, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता था। वह पूछती, इस संदूक में क्या है? वह कह देता, कुछ पुरानी किताबें संदूक में बंद कर दी हैं। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक अवश्य खोलता। एक दिन चंपा जैसे ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषण को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियां एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। उसको देखते ही प्रकाश ने संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तश्तरी में क्यों लाई हो? अच्छा, पकौड़ियां हैं, क्योंकि चोर के मन में हमेशा डर होता है। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है, यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी चाबी कहीं छिपा कर रखता था। एक दिन एक बिसाती चाबियों का गुच्छा बेचने आया। चंपा ने उस ताले की चाबी ले ली और संदूक खोल दिया। अरे, ये तो आभूषण है। वह एक एक आभूषण देखने लगी। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं है। उसे कोई संदेह न रहा, लेकिन इतना घोर पतन, लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसके जी में आया, इन गहनों को उठा ले और ठकुराइन के चरणों में डाल दे, पर चाहकर भी वह ऐसा ना कर पाई। उस दिन से चंपा उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे प्रेम न रहा, ना कोई वह सम्मान भाव। उसके मन को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक से असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई, लेकिन शर्त यह थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब जमानत देने के लिए राजी हो गए। उसने घर जाकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलाई? प्रकाश बोला, फिर किससे दिलवाता? रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो? यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक हो जाएगी? क्या मैं ऐसा अनाड़ी हूं? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो सदा एक सी नहीं रहती। प्रकाश धक से रह गया। सोचने लगा कि कहीं चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? चंपा ने संकट में पड़कर कहा, तुम जुबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ शादी में तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। प्रकाश को सारी बात समझ में आ गई। वह भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। कई दिन बीते। प्रकाश को बैंक में नौकरी मिल गई। उस उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत, जिसमें ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आप सबको यहाँ रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। प्रकाश के काफी आग्रह करने पर ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बरामदे में थे। तीनों स्त्रियां कमरे में थी। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों का संदूक निकाला और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। कई महीनों पहले वह इस तरह कपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की पीड़ा थी, आज कांटा निकालने की है। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा है। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर साहब की खाट के नीचे संदूक रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से बंद कर लिया और घर लौट पड़ा। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल की हो।
ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही प्रहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे थे। बीरू ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी शानदार थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी शानदार दावत थी तुम्हारी। पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज गुम नहीं हुई। प्रकाश हैरान होकर बोला, क्या कह रहे हैं? प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए। तब तक अपनी आंखों से संदूक ना देख ले। संदूक देखकर वह गंभीर भाव से बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती। ठाकुर साहब, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों? प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे तो कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर साहब, आज इस खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से लिपट गई। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। बहुविकल्पीय